हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं स्क्रोटम की। स्क्रोटम में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्क्रोटल स्वेलिंग्स के बारे में। स्क्रोटल स्वेलिंग्स, ठीक। स्क्रोटम में इन्फ्लेमेशन कब होती है? देयर इज़ अ लेयर दैट कवर्स आवर टेस्टिस नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एक लेयर है, एक डबल लेयर्ड सेरस मेम्ब्रेन है, ठीक है। डबल लेयर्ड सेरस मेम्ब्रेन है जो हमारे किसको, टेस्टिस को कवर करती है। अब अगर इस डबल लेयर्ड सेरस मेम्ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेशन हो गई फ्लूइड की तो हमारी स्क्रोटल स्वेलिंग हो सकती है उसकी वजह से, ठीक। अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ इसके अंदर तो स्क्रोटल स्वेलिंग हो सकती है। ये जो फ्लूइड है इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये फ्लूइड सिरस फ्लूइड भी हो सकता है, ये फ्लूइड ब्लड भी हो सकता है, ये फ्लूइड लिम्फ भी हो सकता है, ठीक। अगर सिरस फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ उस केस में जो स्क्रोटल स्वेलिंग होगी उसको हम कहेंगे हाइड्रोसील। ठीक है, हाइड्रोसील। अगर ब्लड एक्यूमुलेट हुआ हम कहेंगे हेमेटोसील, और अगर लिम्फ एक्यूमुलेट हुआ हम कहेंगे काइलोसील, ठीक है, काइलोसील। इन सब में से जो मोस्ट कॉमन हमारी स्क्रोटल स्वेलिंग है दैट इज़ द हाइड्रोसील, दैट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ सिरस फ्लूइड इन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। हाइड्रोसील में क्या होता है, सिरस फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया में। हाइड्रोसील हमारी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्क्रोटल स्वेलिंग है, ठीक। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्क्रोटल स्वेलिंग है, ठीक। इट कैन बी इडियोपैथिक, जिसका कॉज हमें पता नहीं, और इट कैन बी ड्यू टू इन्फेक्शंस और ट्यूमर्स, ठीक है ना। सराउंडिंग इन्फेक्शंस, नेबरिंग इन्फेक्शंस या नेबरिंग ट्यूमर्स की वजह से हाइड्रोसील हो सकता है। हाइड्रोसील की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज इट शोज ट्रांसल्यूमिनेसेंस। हाइड्रोसील में क्या होगा, ट्रांसल्यूमिनेसेंस होगी। इसका क्या मतलब है कि अगर आप लाइट पास करेंगे थ्रू द स्क्रोटम तो वो लाइट जो है वो स्क्रोटम के थ्रू पास हो जाएगी। वायरएज इन हेमेटोसील एंड काइलोसील जो अपीयरेंस होगी दैट इज ओपेक, ठीक है, और क्लाउडी। इसमें अगर आप स्क्रोटम के थ्रू लाइट डालेंगे तो वो लाइट पास नहीं होगी, ठीक है। हाइड्रोसील में ये प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूमिनेसेंस, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक आपको समझ सारा आना चाहिए। स्क्रोटल स्वेलिंग के बारे में हमने बात की कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एक डबल लेयर्ड सेरस मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ तो स्क्रोटम जो है वो उसमें स्वेलिंग हो सकती है। वो फ्लूइड सेरस फ्लूइड हो सकता है, ब्लड हो सकता है या फिर लिम्फ हो सकता है। अगर सेरस फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ तो हम हाइड्रोसील बोलेंगे, ब्लड एक्यूमुलेट हुआ तो हेमेटोसील बोलेंगे, और अगर लिम्फ एक्यूमुलेट हुआ तो काइलोसील बोलेंगे। हेमेटोसील एंड काइलोसील जो होते हैं इनमें ओपेक और क्लाउडी अपीयरेंस होती है, लाइट पास करेंगे तो वो पास नहीं होगी, और अगर हाइड्रोसील जब होगा अगर उसके थ्रू हम लाइट पास करेंगे तो वो पास हो जाएगी। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्रांसल्यूमिनेसेंस। इसके अलावा हमने कॉजेज देखे, इट कैन बी इडियोपैथिक और इट कैन बी ड्यू टू नेबरिंग इन्फेक्शंस और ट्यूमर्स, ठीक। इसके अलावा एक और कॉज होता है हमारा स्क्रोटल स्वेलिंग का, दैट इज द एलिफेंटियासिस। आपने एलिफेंटियासिस पढ़ा होगा अपने 12th स्टैंडर्ड में। एलिफेंटियासिस में क्या होता है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, एक्सट्रीम लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से हमारा जो स्क्रोटम है और जो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, है ना, उनमें स्वेलिंग हो सकती है, ठीक, इन एलिफेंटियासिस। तो हाइड्रोसील, हेमेटोसील, काइलोसील एंड एलिफेंटियासिस, इन सब में क्या होता है, स्क्रोटम
के अंदर स्वेलिंग होती है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया सारा। अब हम बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक की। क्रिप्टोर्काइडिज्म, ठीक, एंड द टेस्टिकुलर एट्रोफी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिप्टोर्काइडिज्म एंड टेस्टिकुलर एट्रोफी। क्या होता है क्रिप्टोर्काइडिज्म? फेलियर और ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम। नॉर्मली क्या होता है हमारे इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, हमारा जो टेस्टिस होते हैं हमारे, वो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, ठीक है। उसके बाद एब्डोमेन से वो फिर पेल्विस में चले जाते हैं, पेल्विस से थ्रू इंग्वाइनल कैनाल वो हमारे कहाँ चले जाते हैं? स्क्रोटम में, ठीक। एब्डोमेन से पेल्विस वो हमारे टेस्टिस जाते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट 2 months ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, सॉरी 3rd month ऑफ जेस्टेशन। इन 3rd month ऑफ जेस्टेशन एब्डोमेन से पेल्विस जाते हैं हमारे टेस्टिस। उसके बाद इंग्वाइनल कैनाल से स्क्रोटम में कब जाते हैं? ड्यूरिंग लास्ट 2 months ऑफ जेस्टेशन। ये हमारा नॉर्मल टेस्टिकुलर डिसेंट होता है हमारे स्क्रोटम में, एब्डोमेन से पेल्विस में, पेल्विस से इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल से स्क्रोटम। बट क्रिप्टोर्काइडिज्म में क्या होता है? ये जो टेस्टिस का डिसेंट है ना, ये नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होगा? टेस्टिकुलर एट्रोफी होगी। टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहेंगे, जिसकी वजह से टेस्टिकुलर एट्रोफी होगी, ठीक है। टेस्टिकुलर एट्रोफी मतलब जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, वो डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टेरिलिटी आ सकती है। अभी हम बात करते हैं, ठीक है। क्रिप्टोर्काइडिज्म इज सीन इन 1% ऑफ 1-year-old मेल्स। क्या मतलब? 1% ऑफ जितने भी 1-year-old मेल्स होंगे उनमें 1% ऑफ 1-year-old मेल्स में हमें क्रिप्टोर्काइडिज्म देखने को मिलेगा। बट 1 year से पहले डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिफोर 1 year है ना, लेस देन 1 year में डायग्नोसिस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बिकॉज क्यों होता है ये डिफ़िकल्ट? क्योंकि बर्थ के टाइम पे टेस्टिकुलर जो डिसेंट होता है वो कंप्लीट हमेशा नहीं होता, ठीक है। टेस्टिकुलर डिसेंट इज़ नॉट कंप्लीट एट बर्थ, मतलब हो सकता है कंप्लीट बट हमेशा कंप्लीट नहीं होता, ठीक है ना, नॉट ऑलवेज कंप्लीट। तो एक प्रीमेचर इन्फेंट में हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें क्रिप्टोर्काइडिज्म है कि नहीं। बट जब वो 1 साल का हो जाएगा पेशेंट, तो हमें पता चल सकता है, क्योंकि 1 साल के बच्चे में टेस्टिस जो है वो पूरी तरह से डिसेंड करनी चाहिए स्क्रोटम के अंदर, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया। व्हाट इज क्रिप्टोर्काइडिज्म? फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम। फिर मैंने पाथ बोला, टेस्टिस कैसे डिसेंड करते हैं? एब्डोमिनल कैविटी से पेल्विस में, उससे इंग्वाइनल कैनाल और फिर स्क्रोटम में। एब्डोमिनल कैविटी से पेल्विस में जाएंगे 3rd month ऑफ जेस्टेशन में, और इंग्वाइनल कैनाल से स्क्रोटम में लास्ट 2 months ऑफ जेस्टेशन में, ठीक। और क्रिप्टोर्काइडिज्म हमें कहाँ देखने को मिलेगा? इन 1% ऑफ 1-year-old मेल्स, और 1 year से पहले ही हम कहेंगे कि प्रीमेचर जो इन्फेंट होता है उनमें हमें इसका डायग्नोसिस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बर्थ के टाइम पे हमेशा टेस्टिकुलर डिसेंट कंप्लीट नहीं होता। इसके अलावा क्रिप्टोर्काइडिज्म कैन बी बायलेटरल। बायलेटरल मतलब दोनों टेस्टिस अफेक्ट होंगे, मतलब दोनों टेस्टिस का डिसेंट नहीं होगा। और इट कैन बी यूनिलेटरल, ठीक है ना, मतलब एक टेस्टिस तो स्क्रोटम में जाएगा बट दूसरा टेस्टिस नहीं जाएगा, ठीक। बायलेटरल इज सीन इन 10% ऑफ अफेक्टेड पेशेंट्स, ठीक। 10% ऑफ अफेक्टेड पेशेंट में हमें बायलेटरल क्रिप्टोर्काइडिज्म देखने को मिलेगा। उसके अलावा हमें यूनिलेटरल भी देखने को मिलता है, ठीक। यहाँ तक सारा समझ आ जाना चाहिए। अब देखो होता क्या क्रिप्टोर्काइडिज्म में, जैसे कि मैंने कहा
टेस्टिकुलर एट्रोफी होगी। जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उनमें एट्रोफी होगी, उनमें डैमेज होगा। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल करते क्या है, फंक्शन क्या है इनका, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो अगर इनका डैमेज हुआ, इनकी एट्रोफी हुई, तो स्पर्म्स बनेंगे नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टर्लिटी आएगी। ठीक है, स्टर्लिटी आएगी। इसके अलावा हमारी जो होती है जर्म सेल्स, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया इफेक्ट होंगी, जिसकी वजह से टेस्टिकुलर कैंसर, या हम कह सकते हैं जर्म सेल नियोप्लेशिया इन सीटू डेवलप होगा। यही फिर प्रोग्रेस करके हमारा जर्म सेल नियोप्लेशिया बनाएगा। ठीक, शॉर्ट में हमारा जर्म सेल कैंसर हो सकता है, हम कह सकते हैं कि टेस्टिकुलर कैंसर डेवलप होगा। सो स्टर्लिटी एंड द टेस्टिकुलर कैंसर, दीज आर द टू मेन, हम कह सकते हैं टू मेन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रिप्टोर्काइडिज्म। ठीक, टेस्टिकुलर कैंसर का, ठीक, टेस्टिकुलर कैंसर का रिस्क जो है वो क्रिप्टोर्काइडिज्म में 3 to 5 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है। ठीक, सो स्टर्लिटी एंड द टेस्टिकुलर कैंसर हमारे क्रिप्टोर्काइडिज्म में हो सकते हैं। इवन अगर यहाँ पे मैंने पहले बात की थी कि दिस कंडीशन कैन बी यूनिलैटरल और बाइलैटरल। इवन अगर यूनिलैटरल क्रिप्टोर्काइडिज्म हुआ तो जो टेस्टिस डिसेंड कर गया है स्क्रोटम में हमारे, ठीक है, डिसेंडेड टेस्टिस, ठीक है, उसके अंदर भी एट्रोफी और कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक, यूनिलैटरल जो हमारे ये होता है क्रिप्टोर्काइडिज्म, उसमें जो टेस्टिस डिसेंड कर गया है स्क्रोटम के अंदर, उसके अंदर भी एट्रोफी और कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इस चीज़ को हम करेक्ट कैसे करें, क्रिप्टोर्काइडिज्म को हम ट्रीट कैसे करते हैं, इसका हमारे पास एक ही इलाज है, दैट इज द सर्जिकल प्लेसमेंट ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिस। कहाँ पे, सर्जिकल प्लेसमेंट हम करते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस किसमें, स्क्रोटम के अंदर, बाय 18 months ऑफ एज। ठीक है, अप टू 18 months ऑफ एज हमें क्या करना होता है, हम सर्जिकल प्लेसमेंट अनडिसेंडेड टेस्टिस की हमें स्क्रोटम के अंदर करनी होती है। दिस मेथड इज नोन एज ऑर्चियोपेक्सी। ठीक, ऑर्चियोपेक्सी की हेल्प से, ऑर्चियोपेक्सी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिप्टोर्काइडिज्म को और क्रिप्टोर्काइडिज्म को हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा एट्रोफी का रिस्क और हमारे कैंसर का रिस्क डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये हमें 18 months ऑफ एज से पहले पहले करना होता है, सो दैट द टेस्टिस रिमेन्स वाइबल और एट्रोफी नहीं होती है और कैंसर नहीं होता। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो, क्रिप्टोर्काइडिज्म में अगर आप टेस्टिस को ग्रॉसली देखोगे, आपको क्या दिखेगा, अगर आप ग्रॉसली देखोगे, पहले अर्ली लाइफ में एट्रोफी उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हमारा जो साइज होगा टेस्टिस का वो नॉर्मल होगा। बट प्यूबर्टी में क्या होगा, एट्रोफी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, जिसकी वजह से टेस्टिस का साइज इंक्रीज होता है। आप ये ग्रॉस फीचर्स होते हैं, अर्ली लाइफ में साइज नॉर्मल होता है और प्यूबर्टी में साइज जो है टेस्टिस का वो इंक्रीज करता है। माइक्रोस्कोपिकली आप क्या देखोगे, अगर आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे तो आपको एट्रोफी दिखेगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, दैट इज ट्यूबुलर एट्रोफी जो मैंने कहा। ठीक है ना, कब देखोगे आप, ये अपीयर्स एट 5 to 6 years ऑफ एज। ठीक, 5 to 6 years ऑफ एज पे आप ट्यूबुलर एट्रोफी देख सकते हो। और ये जो है ट्यूबुलर एट्रोफी, ये एडवांस होती है बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी।
बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बहुत ज़्यादा ट्यूबुलर एट्रोफी हुई होती है हमारे टेस्टिस के अंदर। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने कहा था कि क्रिप्टोरचिडिज्म में क्या होता है, जर्म सेल नियोप्लेशिया इन सीटू, इसका रिस्क इंक्रीज होता है। ठीक, जर्म सेल नियोप्लेशिया इन सीटू का क्या मतलब है, इट इज़ अ प्री कैंसरस कंडीशन। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बात की थी। इट इज़ अ प्री कैंसरस कंडीशन, जर्म सेल्स जो होती है हमारी उनमें कैंसर होगा, बट पहले क्या डेवलप होगा, जर्म सेल नियोप्लेशिया इन सीटू, दैट इज अ प्री कैंसरस कंडीशन। और यही फिर हमारा क्या करेगा, यही फिर हमारा जर्म सेल नियोप्लेशिया करवाएगा, जर्म सेल ट्यूमर्स डेवलप होंगे फिर इसी से। ठीक है, समझ आ गया, क्रिप्टोरचिडिज्म में जर्म सेल नियोप्लेशिया इन सीटू डेवलप होता है और वहीं फिर हमारा प्रोसीड करता है टू जर्म सेल ट्यूमर्स। यहाँ तक आ गया, सारा समझ आ गया यहाँ तक। अब मैंने बात की थी टेस्टिकुलर एट्रोफी की, ठीक है ना, टेस्टिकुलर एट्रोफी किसकी वजह से, मैंने कहा क्रिप्टोरचिडिज्म की वजह से। इसके अलावा टेस्टिकुलर एट्रोफी और भी रीजंस की वजह से हो सकती है, जैसे अगर क्रोनिक इस्चीमिया हो गया, ठीक है, इसके अलावा अगर ट्रॉमा हुआ, इसके अलावा अगर इरेडिएशन हुई टेस्टीज में, इसके अलावा एंटी नियोप्लास्टिक कीमोथेरेपी, इसकी वजह से भी हमारा टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकता है। इसके अलावा सिरहोसिस, लिवर सिरहोसिस, सिरोसिस में क्या होता है, जो हमारे एस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, क्योंकि लिवर क्या करता है, लिवर काम करता है एक्सक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन में। ठीक है, अगर लिवर में सिरोसिस हुआ तो एस्ट्रोजन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा, जिसकी वजह से उसकी लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी, और वही एस्ट्रोजन फिर क्या करवाता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी करवाएगा। ठीक, इन सब रीजंस की वजह से टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। मेन इज़ द क्रिप्टोरचिडिज्म, उसके अलावा क्रॉनिक इस्चीमिया, ट्रॉमा, इरेडिएशन, एंटी नियोप्लास्टिक कीमोथेरेपी, सिरोसिस एंड सिरोसिस में ही क्या होता है, इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन। तो ये था हमारा स्क्रोटल स्वेलिंग्स का टॉपिक। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी लीजन्स ऑफ टेस्टिस। क्या होते हैं इन्फ्लेमेटरी लीजन्स ऑफ टेस्टिस, अगर टेस्टिस के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेटरी लीजन्स ऑफ टेस्टिस, सबसे पहले रीजंस हम देखते हैं क्यों क्यों होता है। ड्यू टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक, ड्यू टू नॉन स्पेसिफिक एपिडाइडमो ऑर्काइड्स, एपिडाइडमो ऑर्काइड्स, ड्यू टू मम्प्स एंड ड्यू टू ट्यूबरक्यूलोसिस। क्या होता है नॉन स्पेसिफिक एपिडाइडमो ऑर्काइड्स, इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले हमारा एक प्राइमरी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरह हमें प्रेजेंट करेगा। इट प्रेजेंट्स फर्स्ट एज प्राइमरी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके बाद थ्रू वास डिफरेंस, और जो हमारे लिम्फेटिक्स होते हैं, लिम्फेटिक्स ऑफ किसके, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है ना, पहले ये प्राइमरी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरह हमें प्रेजेंट करेगा, उसके बाद ये स्प्रेड करेगा हमारे टेस्टिस में थ्रू वास डिफरेंस या फिर लिम्फेटिक्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक, वास डिफरेंस और लिम्फेटिक्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू ये हमारे टेस्टिस में स्प्रेड करेगा। ग्रॉसली अगर हम देखें नॉन स्पेसिफिक एपिडाइडमो ऑर्काइड्स को, अगर हम ग्रॉसली देखें तो हमें क्या दिखेगा, क्या दिखेगा,
स्वोलन टेस्टिस होंगे, स्वोलन एंड टेंडर टेस्टिस। और अगर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे आपको क्या दिखेगा, आपको न्यूट्रोफिल्स दिखेंगी, बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स एपिडाइडमो ऑर्काइड्स में। इसके बाद मैंने बात की थी मम्प्स की, ठीक है ना। मम्प्स क्या होता है, इन्फ्लेमेशन किसकी होती है, पैरेटिड ग्लैंड की। और इन 20% पेशेंट्स हमारा टेस्टिस इफेक्ट होता है, टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक। इसमें अगर हम ग्रॉस देखें, ग्रॉसली हमें क्या दिखेगा, एडिमा दिखेगा टेस्टिस में और कंजेशन होगी, ठीक है ना। सो एडिमेटस एंड कंजेस्टेड टेस्टिस, एडिमेटस एंड कंजेस्टेड टेस्टिस। अगर आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे इसका, आपको क्या दिखेंगी, लिम्फोसाइट्स होंगी प्लस प्लाज्मा सेल्स आपको बहुत सारी दिखेंगी, ठीक है ना। दैट इज द लिम्फो प्लाज्मासिटिक इनफिल्ट्रेट, ठीक, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मासाइट्स, प्लाज्मा सेल्स। यहाँ तक हो गया सारा क्लियर, ठीक। इसके बाद मैंने बात की थी किसकी, ट्यूबरक्यूलोसिस की। ट्यूबरक्यूलोसिस में क्या होगा, आप ट्यूबरक्यूलोसिस डिटेल में पढ़ोगे माइक्रो में और पैथो में भी। होता क्या है ट्यूबरक्यूलोसिस में, ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होती है, ठीक। तो अगर टेस्टीज में ट्यूबरक्यूलोसिस फैल गया तो टेस्टीज में भी ग्रेन्युलोमा बनेगा, ठीक। ग्रेन्युलोमा होता क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ट्यूबरक्यूलोसिस वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक। सो देयर इज ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन, ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन हम कह सकते हैं, प्लस कैशियस नेक्रोसिस। कैशियस नेक्रोसिस क्या होती है, नेक्रोसिस का मतलब है कि टिश्यू डेथ होगी, ठीक है ना, टिश्यू डेथ होगी। और वो जो डेड टिश्यू है वो हमें कैसे दिखेगा, उसकी चीज़ लाइक अपीयरेंस होगी। कैसी, चीज़ लाइक अपीयरेंस। कैशियस का मतलब है चीज़ लाइक, तो कैशियस नेक्रोसिस में हमें टिश्यू कैसा दिखेगा, चीज़ लाइक अपीयरेंस होगी टिश्यू की, ठीक। सो देयर इज ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन एंड कैशियस नेक्रोसिस। अगर टीबी हुआ, टीबी पहले इट विल इनिशियली प्रेजेंट एज एपिडाइडमाइट्स, पहले एपिडाइडमिस जो है उसकी इन्फ्लेमेशन होगी, एपिडाइडमाइट्स होगा पहले, उसके बाद जो है हमारा टेस्टिस इफेक्ट होगा। वो टेस्टिस के अंदर क्या होगा, ग्रेनुलोमाइटस इन्फ्लेमेशन और कैशियस नेक्रोसिस। हाँ, मम्प्स में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर सीवियर मम्प्स हुआ, ठीक है ना, सीवियर, इन सीवियर मम्प्स ऑर्काइड्स, ऑर्काइड्स दैट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेस्टिस, ठीक है ना। अगर सीवियर मम्प्स ऑर्काइड्स हुआ उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से एक्सटेंसिव नेक्रोसिस, टेस्टिस के अंदर नेक्रोसिस होगी बहुत ज़्यादा, टिश्यू डेथ होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होगा, खुद सोचो, अगर नेक्रोसिस हुई, अगर टिश्यू डेथ हुई टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, तो डिक्रीज होगा सेमिनिफरस एपिथेलियम, है ना, डिक्रीज इन सेमिनिफरस एपिथेलियम, और हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ सेमिनिफरस एपिथेलियम। और अब अगर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ही नहीं बचे तो क्या होगा, स्टेरिलिटी आएगी, ठीक है ना, फाइब्रोसिस होगा, ठीक, इन सीवियर मम्प्स ऑर्काइड्स। सो इन्फ्लेमेटरी लीजन्स ऑफ टेस्टिस में हमने क्या क्या पढ़ा, किस किस वजह से हो सकते हैं इन्फ्लेमेटरी लीजन्स ऑफ टेस्टिस, ड्यू टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ड्यू टू नॉन स्पेसिफिक एपिडाइडमो ऑर्काइड्स, ड्यू टू मम्प्स एंड ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस। नॉन स्पेसिफिक एपिडाइडमो ऑर्काइड्स कैसे प्रेजेंट करेगा, सबसे पहले इट विल प्रेजेंट एज प्राइमरी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और फिर ये स्प्रेड करेगा टेस्टिस में थ्रू वास डिफरेंस और लिम्फेटिक्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। ग्रॉसली हमें स्वोलन और टेंडर टेस्टिस दिखेंगे, माइक्रोस्कोपिकली हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स दिखेंगी। मम्प्स की मैंने बात की, 20% ऑफ पेशेंट्स विद मम्प्स जो होते हैं वो, उनमें क्या होता है, उनमें टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट होता है,
इसमें ग्रॉसली मैंने बात की एडिमा होगा और कंजेशन होगी टेस्टिस के अंदर। माइक्रोस्कोपिकली हमें लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट दिखेगा। सीवियर मम्प्स और काइट्स में क्या होगा, एक्सटेंसिव नेक्रोसिस होगी, लॉस ऑफ सेमिनिफेरस एपिथेलियम होगा, स्टेरिलिटी होगी, फाइब्रोसिस होगी। ट्यूबरक्यूलोसिस की मैंने बात की। ट्यूबरक्यूलोसिस इनिशियली प्रेजेंट एज एपिडाइडमाइट्स, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिडाइडमिस, और उसके बाद सेकेंडरी ये जो है इन्वॉल्वमेंट होगा किसका, टेस्टिस का। इसमें क्या होगा, ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन टेस्टिस के अंदर प्लस कैशियस नेक्रोसिस। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वेस्क्यूलर डिस्टर्बेंसेस की। वेस्क्यूलर disturbances, it's also a very important topic। वेस्क्यूलर डिस्टर्बेंसेस, वेस्क्यूलर क्या मतलब, जो ब्लड सप्लाई, अगर ब्लड सप्लाई कैसे डिस्टर्ब हो सकती है टेस्टिस में। जो हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे टेस्टिस को सप्लाई करते हैं। उसमें आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी, ठीक है। उस स्पर्मेटिक कॉर्ड में अगर टॉर्शन आ गया, या अगर वहीं स्पर्मेटिक कॉर्ड ट्विस्ट हो गया, टॉर्शन और ट्विस्टिंग ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, उसकी वजह से वेस्क्यूलर डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, है ना। अब देखो, ये जो टॉर्शन और ट्विस्टिंग ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड है ना, क्या होगा इससे, इट विल लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेनस ड्रेनेज, क्योंकि वेन्स हमारे स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर वेन्स प्रेजेंट होती हैं, तो वेनस ड्रेनेज होगा। वेनस ड्रेनेज जो है वो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से वेस्क्यूलर इन्फ्लेमेशन होगा और इन्फेक्शन होगा, ठीक है। ब्लड पहुंचेगा ही नहीं हमारे टेस्टिस तक, तो वेस्क्यूलर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होगा, ठीक। वेस्क्यूलर इन्फ्लेमेशन प्लस इन्फेक्शन, ठीक है। अब ये ट्विस्टिंग और टॉर्शन जो है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी नियोनेटल और इट कैन बी एडल्ट टॉर्शन। एडल्ट टॉर्शन एंड नियोनेटल टॉर्शन। नियोनेटल टॉर्शन में क्या होता है, या तो ये यूट्रस में होगा, या फिर शॉर्टली आफ्टर बर्थ, मतलब या तो ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होगा, या फिर बर्थ के फ़ौरन बाद हमारा नियोनेटल टॉर्शन हो सकता है। एडल्ट टॉर्शन कब होगा, इट इज़ सीन इन एडोलसेंट्स, ठीक है। एडल्ट टॉर्शन में हमारा किस में होता है, एडोलसेंट्स में। इसमें सडन ऑनसेट होता है किसका, सीवियर टेस्टिकुलर पेन का। सडन ऑनसेट होगा ऑफ सीवियर testicular pain, and adult torsion is associated with bell clapper abnormality। क्या होता है बेल क्लैपर एबनॉर्मेलिटी, अभी हम बात करते हैं। बेल क्लैपर एबनॉर्मेलिटी जो होती है, उसकी वजह से हमारा एडल्ट टॉर्शन होता है, ठीक है। वायरस नियोनेटल जो टॉर्शन होता है हमारा, इसमें कोई एसोसिएटेड एनाटॉमिकल डिफेक्ट या एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी नहीं होती। सो देयर इज नो एसोसिएटेड एनाटॉमिकल डिफेक्ट और एबनॉर्मेलिटी, ठीक। क्या होता है बेल क्लैपर एबनॉर्मेलिटी, बेल क्लैपर एबनॉर्मेलिटी में क्या होगा, इट इज अ बायलैटरल कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी, ठीक। बायलैटरल कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी होगी,
जिसमें क्या होता है, हमारा नॉर्मली जो है टेस्टिस ये एंकर होता है हमारा, ये हमारा जुड़ा हुआ होता है स्क्रूटल सैक के साथ। बट इस बेल क्लैपर एबनॉर्मलिटी में हमारा ये जो टेस्टिस है ये सही तरीके से हमारे स्क्रोटल सैक के साथ एंकर नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से इसमें मोबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जब भी किसी चीज़ की मोबिलिटी बढ़ेगी उसकी वजह से क्या होगा, टेस्टिस की मोबिलिटी बढ़ गई, उसकी वजह से हमारा जो है ये टेस्टिस, या हम कह सकते हैं हमारा जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसमें टॉर्शन आ सकता है, उसमें ट्विस्टिंग हो सकती है। ठीक है, इट इज़ बायलैटरल कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी, ये हमारे दोनों टेस्टिस में होता है। बेल क्लैपर एबनॉर्मलिटी जब भी हुआ इट इज़ बायलैटरल। इसमें होता क्या है, टेस्टिस इज abnormally anchored to scrotal sac, जिसकी वजह से there is increased mobility। ठीक, आपने वो देखा होगा क्लैपर इनसाइड अ बेल, ठीक है ना, ये जो ऐसी होती है ना बेल, और बेल के अंदर यहाँ पे एक क्लैपर होता है जो आप बजाते हैं। ठीक है, तो एक इस क्लैपर की किस तरह से मोबिलिटी होती है, एक बेल के अंदर क्लैपर की जैसे मोबिलिटी होती है, उसी तरीके से इस बेल क्लैपर एबनॉर्मलिटी में हमारे टेस्टिस की हमारे स्क्रूटल सैक के अंदर मोबिलिटी होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज बेल क्लैपर एबनॉर्मलिटी। ठीक, इट रिजेंबल्स लाइक क्लैपर इनसाइड ए बेल। वेरी इंपॉर्टेंट, टॉर्शन जो है इट इज़ ए सर्जिकल एमरजेंसी। अगर ये टॉर्शन विद इन 6 आवर्स हमने सर्जिकली अनट्विस्ट नहीं किया, ठीक है, अगर इस टॉर्शन को हमने सर्जिकली अनट्विस्ट नहीं किया विद इन 6 आवर्स, तो हमारे जो टेस्टिस है वो हमारा वाइबल नहीं रहेगा, हमारा टेस्टिस किसी काम का नहीं रहेगा। सो वी हैव टू सर्जिकली अनट्विस्ट, ठीक है, विद इन 6 आवर्स फॉर टेस्टिस टू रिमेन वाइबल, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। वेस्कुलर डिस्टर्बेंसेस की हमने बात की, स्पर्मेटिक कॉर्ड में टॉर्शन या फिर ट्विस्टिंग हो सकती है, जिसकी वजह से वेनस ड्रेनेज जो है हमारा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ब्लड वेसल्स की और इन्फाक्शन हो जाएगा। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, नियोनेटल टॉर्शन एंड एडल्ट टॉर्शन। नियोनेटल टॉर्शन हमारा यूट्रस या फिर इंट्रायूट्राइन लाइफ में होगा या फिर शॉर्टली आफ्टर बर्थ होगा। एडल्ट टॉर्शन कब होगा, हमारा एडोलसेंट्स में होगा। ठीक है, नियोनेटल टॉर्शन इज नॉट एसोसिएटेड with any anatomical defect or abnormality. Adult torsion is due to the bell clapper abnormality. क्या होता है एडल्ट टॉर्शन में, सडन ऑनसेट होगा सीवियर टेस्टिकुलर पेन का। ठीक, बेल क्लैपर एबनॉर्मलिटी में क्या होता है, बाइलेटरल कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी होती है ये, जिसमें कि टेस्टी जो है वो एबनॉर्मली एंकर्ड होता है स्क्रोटल सैक के साथ, जिसकी वजह से उसकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, उसके बाद मैंने कहा कि टॉर्शन जो है ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है, इसलिए हमको विद इन 6 आवर्स सर्जिकली इस स्पर्मेटिक कॉर्ड को अनट्विस्ट करना होता है, सो दैट द टेस्टिस रिमेन वाइबल। ठीक, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जगह नहीं है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। टॉर्शन जो है वो हमेशा दोनों टेस्टिस में नहीं होता, कभी कभी हो सकता है या फिर कभी नहीं होता। अब चूंकि ये जो बेल क्लैपर एबनॉर्मलिटी है इट इज़ अ बायलैटरल कंडीशन, दैट मीन्स बोथ द टेस्टिस आर एबनॉर्मली एंकर्ड, और अगर एक भी टेस्टिस में हमें ये डायग्नोसिस हुआ बेल क्लैपर एबनॉर्मलिटी, तो हमें जो दूसरा वाला टेस्टिस होगा उसमें भी सर्जिकली फिक्स करना होगा। ठीक है, सर्जिकली हमें
टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर फिक्स करना होगा, जो हमारा अनइफेक्टेड टेस्टिस होगा। इन बेल क्लैपर एबनॉर्मलिटी, ठीक है, अनइफेक्टेड टेस्टिस को भी हमें सर्जिकली स्क्रोटम के अंदर फिक्स करना होगा टू प्रिवेंट द टॉर्शन। ठीक, दिस वाज ऑल अबाउट द वेस्क्यूलर डिस्टर्बेंसेस, द इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, द क्रिप्टोर्काइडिज्म एंड द स्क्रोटल स्वेलिंग्स। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म्स की, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम्स में हर जगह पूछा जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।